नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और देश के अंदर कई राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। देश के अंदर इस समय क्या उठापटक चल रही है, राजनीति किस तरफ जा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कर रहे हैं और इनका देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की राजनीति पर और समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आप किस तरीके की परिचर्चा और क्या मुद्दे और चाहते हैं जिन पर आगे चर्चा की जाए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। और निर्देश बार बार बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम से डाटा डिलीट न करने का निर्देश दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की है जिसमें अदालत ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं को गलत बताया है, गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा है कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस टिप्पणी में बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन देश जानता है कि मोदी लॉकडाउन के बाद से 5 किलो अनाज देने की स्कीम को किस तरह भुनाते आ रहे हैं और वो इस बात को गर्व से बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाडली बहन योजना को बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए तुरूप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया। चुनाव आते ही मुफ्त सिलेंडर की बात बीजेपी करने लगती है। और इतना ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली और उधर ईद बकरीद की बात बीजेपी करती है और इसमें मतभेद और भेद करने की कोशिश, मतभेद नहीं बल्कि भेद करने की कोशिश करती है, तो वही बीजेपी अगर जाती है जम्मू कश्मीर चुनाव में तो वहां इसी मौके पर मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा करती है, वादा करती है। ऐसा नहीं है कि बाकी दल इस तरह की घोषणाएं नहीं करते हैं। सभी के घोषणा पत्र में, सभी के मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ मुफ्त की बात होती ही है। लेकिन बीजेपी पिछले 11 सालों से केंद्र की सत्ता में है और मोदी सबसे ज्यादा इस तरह के वादे करते रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बीजेपी के लिए झटके की बात ही की तरह ही देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान इन दोनों जजों की बेंच ने क्या कुछ कहा है। इस बेंच ने केंद्र से कहा है, केंद्र सरकार से कहा है कि हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। यह बात, बहुत बड़ी बात यहां कही है कि हम आपकी परेशानी समझते हैं, केंद्र सरकार को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, और सराहना भी करते हैं आपकी परेशानी और उसके परेशानी के उपाय को दूर करने के लिए। लेकिन क्या यह सही नहीं होगा कि आप इस ऐसे लोगों को जिनको फ्री बीज दे रहे हैं, जिनको आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाइए। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को, जी हां 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार को मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, कब तक ऐसे में मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही, यह भी कोर्ट ने उस समय पूछा था। तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। पीठ थपथपाती है नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी खासकर और भी। इससे पहले 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन EC को नोटिस भेजा था। तब एक याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित किया जाए।
चुनाव से पहले जो आप मुफ्त वादा कर रहे हैं, यही फ्री बीज का, इसको रिश्वत घोषित किया जाए। साथ ही चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। हालांकि हाल के दिल्ली चुनाव और उससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में जाहिर हो गया है कि न चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर रोक लगा पाया है और न ही राजनीतिक दल मुफ्त का लालच जनता को देना रोक रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार अदालत की इस कड़ी टिप्पणी के बाद और क्या कदम उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहां मुफ्त की जब बात होती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी फ्री बीज को लेकर रेवड़ियां कहकर, आप याद कीजिए, रेवड़ियां कहकर लगातार विपक्ष पर हमला बोलते हैं और दूसरी तरफ अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में वैसी तमाम घोषणाएं करते हैं। आप याद कीजिए, जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, महतारी योजना 1200 रुपए इसकी घोषणा हुई, अखबारों में विज्ञापन छपवा दिए और उसके बाद आप बीजेपी ने क्या किया कि वहां महिलाओं के नंबर नोट करवा लिए और उन महिलाओं को वोट बैंक का में तब्दील कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई, ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में हुई और ऐसी ही घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी ने झारखंड चुनाव से पहले किया था। यह जरा सुन लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ यह एक चेहरा है बीजेपी का, जहां बीजेपी लगातार ऐसी घोषणाएं करती रही हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी ही, दूसरे दल भी करते हैं, लेकिन सत्ता पर बीजेपी है, उसकी चर्चा ज्यादा होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम इसको नहीं रोक सकते। लेकिन रेवड़ियों की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी के सुर कुछ और हो जाते हैं। रेवड़ी कल्चर बहुत घातक है, युवाओं को खासकर सावधान रहने की जरूरत है, यह नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी को वही बोलते हैं ना कि मीठा मीठा अच्छा अच्छा जो है वो खुद के लिए, कड़वा कड़वा थू थू जो कहते हैं, ये वही है। तो क्या यहां पर नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से भाषण दे रहे हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी का दूसरा भाषण सुनिए, जिस भाषण में वो फिर से 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहे हैं उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हाँ, ये हालांकि खाद्य अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन पीठ अपनी थपथपाते क्यों हैं, ये समझना होगा। और क्या इन लोगों को इन्होंने वोट बैंक में तब्दील कर दिया है? तो सुन लिया, यहां एक तरफ रेवड़ियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ गरीब का बेटा जो गरीबी से निकल के आया है, 10 लाख रुपए का सूट बूट वाला, सूट बूट की सरकार, इन्हीं को तो कह रहे थे राहुल गांधी। खैर, नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कितना फर्क है यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकल चुके हैं, फ्रांस से रास्ते में है, प्लेन में है, सो रहे होंगे शायद। लेकिन नरेंद्र मोदी की परेशानियां क्या कम होंगी? नरेंद्र मोदी को अभी और कड़े झटकों का सामना करना होगा। संसद में जिस तरह विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उसमें बीजेपी फंस रही है। इधर कल अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती को लेकर मोदी सरकार पर जो तंज कसा है, उसमें भी मोदी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस बात पर सभी की निगाहें रहेंगी कि हथकड़ियों और जंजीरों में भारतीयों को वापस भेजने पर मोदी किस तरह आपत्ति उठाते हैं। इधर कांग्रेस भी अब चुनावी हार से सबक लेते हुए अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और अब राहुल गांधी अपनी टीम बना रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही ओडिशा के कांग्रेस अध्यक्ष का भार भक्त चरण दास को दिया गया है और इधर आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष युवा विधायक विक्रांत भूरिया को दिया गया है, बनाया गया है उनको कांग्रेस का, आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश के हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटा। ये फेर बदल बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अपने पुराने वोट बैंक को वापस लेने में सफल हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस ऐसे याचिका दायर की गई है जिसमें रेवड़ियों की बात और इस पर इन रेवड़ियों को रोकने के लिए कहा गया है, मांग की गई है, वहां उसी सुप्रीम कोर्ट से कैसे पड़ रही है बीजेपी को फटकार और क्या मोदी ऐसे बचा पाएंगे अपनी और सरकार की साख दोनों, इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बढ़ा दी है बीजेपी की परेशानी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी, कल आपने सुप्रीम कोर्ट की एक और खबर सुनी होगी जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया था कि ईवीएम के जो डाटा हैं उसको डिलीट न करें, और डाटा डिलीट किया तो बहुत कुछ हो जाएगा।
लेकिन यहां से लेकर अब आज तक सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें भी बीजेपी की परेशानी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात आती है, घिरता इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता आकर सफाई देते हैं। 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, मुफ्त की रेवड़ियां बंटना बंद होंगी कि नहीं होंगी, यह तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, आदेश का इंतजार है, ऑर्डर का। अभी चूंकि सुनवाई चलनी है, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि इतना मात्र से कोई असर पड़ेगा? और अभी तक हालांकि लोग खोज के निकाल रहे हैं कि 70 साल पुराना इतिहास है फ्रीबीज का, लेकिन 70 साल पुराने इतिहास में यह भी है कि अगर मुफ्त की शिक्षा की बात करेंगे तो वह अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है, लेकिन भुनाने का अधिकार नहीं है। आप उसको भुना रहे हैं, आप उसको रोक सकते थे। गरीबी उन्मूलन करने का अधिकार है, लेकिन कितने गरीबों का उन्मूलन आपने किया? कितनी गरीबी आपने कम की? यूपीए सरकार के समय कितने गरीब थे और अब एनडीए सरकार के सामने कितने गरीब हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। भ्रष्टाचार है, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां आप डाउन हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर डंडा मारता है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी शुक्रिया राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे समय पर फ्रीबीज की सुनवाई कर रहा है जब फ्रीबीज का फायदा लेने वाली राजनीतिक शक्तियों ने लगातार इसको अपने मकसद से जोड़ते हुए मकसद को पाया है। 8 मार्च से दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं को महिला सम्मान राशि बीजेपी की जो सरकार बन रही है, बनने वाली है, उसको देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि 8 मार्च से लागू करेंगे। अब बीजेपी इसको अपने तय रोक नहीं पाएगी, तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ढाल बनकर उनके लिए सामने खड़ा है। फ्रीबीज को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है और फ्रीबीज को पहचानने के लिए कोई सामने खड़ा नहीं। फ्रीबीज क्या चुनाव के समय में की जाने वाली घोषणाएं ही फ्रीबीज हैं? चुनाव की तैयारी के लिए जो करोड़पतियों के लिए तिजोरियां खोली जाती हैं, उसको फ्रीबीज क्यों नहीं बोल रहे भाई? फ्रीबीज केवल चुनाव में वोट मांगने के लिए जो दिखावे के तौर पर किया जाता है उसको फ्रीबीज बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी से पहले जो लूट मचती है देश में उसको फ्रीबीज क्यों नहीं बोलते? सुप्रीम कोर्ट यहां खामोश क्यों है? इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? वो भी तो फ्रीबीज ही था, वो फ्रीबीज का अब दूसरा रूप था। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे कमाए गए, डरा धमका के पैसे लूटे गए, ये क्या था? कौन लिया? किसके पास गया है ये धन? कौन लाभुक है? ये जो लाभ का परस्पर संबंध है राजनीतिक दलों का और सत्ताधारी दल का, खासतौर से कैपिटलिस्ट के साथ, ये भी तो चुनाव से जुड़ा हुआ फ्रीबीज ही है जो अंदर खाने चलता है। तो फ्रीबीज केवल चुनाव जीतने के लिए आप नारे का इस्तेमाल कीजिए और फिर कोर्ट के दरवाजे से उस पर लगाम लगाने का काम किया जाए, तो ये फ्रीबीज बोलना जनता के साथ में धोखा करना, उसको दे करके छीन लेने जैसा है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्रीबीज से देश बर्बाद हो रहा है, देश में जो है लोग काम करना नहीं चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए कोरोना काल में 5 किलो अनाज देश की जरूरत थी आम लोगों को, जबकि काम काज छूट रहे थे, नौकरियां जा रही थी, घर में बैठना पड़ रहा था। अगर 5 किलो अनाज का नहीं दिया जाता तो भूख से मरने वालों की संख्या बड़ी होती। और आपने सही कहा कि जो खाद्य सुरक्षा का जो अधिनियम बना था, जिसमें भोजन हमारा अधिकार हुआ, उसके तहत यह संभव हुआ। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी का जितना है उससे ज्यादा पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है, जिनकी वजह से यह संभव हो पाया। लेकिन उसको
ठीक चुनाव से पूर्व की बेला में, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो आपने बाइट सुनाई 23 नवंबर वाली नरेंद्र मोदी जी की, 5 साल के लिए बढ़ा देना, यानी आपके 5 साल के लिए आपको जनादेश मिलना है और 5 साल के लिए आप उसको बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि आप उस वर्ग के लिए अपनी सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते कि उनको 5 किलो अनाज से अलावा उससे हट करके जीने का अवसर मिल सके जी। ये गलत है, ये निश्चित रूप से गलत है, दुरुपयोग है। लेकिन कोरोना काल में 5 किलो अनाज दिया जाना कहीं से गलत नहीं हो सकता, ये मेरा कहना है। इसके बाद आज देश में बेरोजगारी है, आप बेरोजगारी भत्ता दीजिएगा तो क्या ये फ्री बीज होगा? आज क्यों नहीं लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं? हाँ, चुनाव में वोट लेने के लिए महिलाओं को आप जब देते हैं चुनाव के समय में, तब ठीक है, चुनावी लाभ लेने की कोशिश हो सकती है, लेकिन महिलाओं को दीजिए या बेरोजगारों को दीजिए, इसको एक कैटेगराइज करके, ताकि कोई भूख से न मरे, उसका स्वावलंबन हो, वो देश की मुख्य धारा से जुड़े। इस दिशा में इसको बनाए रखना, बचाए रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो करने जा रहा है वो ये करने जा रहा है कि वोट के समय तो आपने वोट ले लिया, देश की 29 राज्यों में आप 22-23 राज्य जीत गए और अब आप अपनी चुनावी वादे को पूरा मत कीजिए, मैं फैसला देता हूं, ये फैसला फ्री बीज है, देश के खिलाफ है। ये अगर देश के खिलाफ था तो आप पनिशमेंट भी साथ में निश्चित कीजिए, अगर देश के खिलाफ था तो। अगर ये फ्री बीज देश के खिलाफ है और राजनीतिक दल ने ऐसा किया है तो केवल फ्री बीज रोक करके आप उनके चुनावी मकसद को पूरा भी कर रहे हैं और चुनाव के बाद के मकसद को भी पूरा कर रहे हैं। चुनाव के बाद के मकसद को पूरा कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना, अगर गलत है तो गलत करने वाले को सजा दो, अगर नहीं दे सकते तो फालतू की बातें बंद करो। भाई आप चुनाव चोरी करने वाले को पकड़ लेते हैं, चुनाव जो चोरी कर रहा है उसको सजा नहीं देते हैं। आप फ्री बीज देने वाले, फ्री बीज को गलत बता देते हैं और गलत करने वाले को बचा देते हैं। चुनाव के बाद अपनी जिम्मेदारी मत पूरी कीजिए। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, ये जो भी संभावित फैसला दिख रहा है, इसमें जो आ रही है बातें, जो सोच आ रही है, उस सोच में ये करेक्शन के बिना, इस करेक्शन के बिना सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई फैसला देती है तो ये चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रभाव को और मजबूत करने वाला होगा। वादा करके चुनाव जीत लो और जब जीत लो उसके बाद वो रेवड़ी भी मत दो जिसको आप रेवड़ी बोल रहे थे। ये मैं कहना चाहता हूं जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रेवड़ियों की बात और रेवड़ियों के बात के बीच जो कुछ भी यहां चल रहा है, क्या वो सही है, ठीक है? जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रशांत जी, सबसे बड़ी चीज है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ियों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर नरेंद्र मोदी की बातों को कहीं ना कहीं देखिए तो आगे बढ़ाते हुए नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का दूसरा चेहरा देखिए, जहां संकल्प पत्र आता है, उनका संकल्प पत्र कहलाता है मैनिफेस्टो। उस मैनिफेस्टो में आप ऐसे ऐसे वादे करते हैं और कहीं ना कहीं घोटाला करते हैं। घोटाला शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ में वही किया, आपने मध्य प्रदेश में वही किया, आपने महाराष्ट्र में वही किया, आपने झारखंड में वही करने की कोशिश की, आपने हरियाणा में वही किया। कितने राज्यों को गिनाया जाए? और आप खासकर महिलाओं के साथ उनको आप अपनी तरफ एक वोट बैंक में तब्दील करने के लिए ये तो कर ही रहे हैं। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि बंद करो मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, इसको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा, एक बारीक सी लाइन खींचनी पड़ेगी कि क्या, जो यहां पर प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि क्या यहां पर ठीक है, क्या यहां गलत है, क्या यहां पर मुफ्त के हैं, रेवड़ियां हैं, और क्या यह आपका अधिकार है, यानी भोजन का अधिकार है, वो अब कानून है, शिक्षा का अधिकार है, वो कानून है, जैसे सूचना के अधिकार को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इंपॉर्टेंट है इन चीजों पे, लेकिन आप दूसरी तरफ कर क्या रहे हैं कि पैसे जेब में डाल रहे हैं, लो जी ये पैसे लो, वो पैसे लो, वो पैसे लो, आराम से डेटा में खर्च करो और इंस्टाग्राम पे रील देखते रहो, उंगलियां घीसते रहो और खुश रहो। शाम को जो पीने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं, मस्त रहेंगे, लाइफ सेट है, और क्या चाहिए? प्रशांत जी। जी देखिए राजीव जी, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये जो तथाकथित फ्रीबीज है,
या रेवड़ी, उसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा उसका जो चेहरा है वो एक पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी इनिशिएटिव है। तो दोनों चीज को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा पॉलिसी इनिशिएटिव है अगर ये, तो क्या उसका कोई असर हो रहा है? इतने अगर 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो क्या वो पॉपुलेशन के कुपोषण की समस्या को हल कर रहा है? क्या वो स्कूल ड्रॉप आउट में कमी ला रहा है? क्या स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ रहा है स्कूलों का? क्या लेबर फोर्स का साइज बढ़ रहा है? अवेलेबिलिटी बढ़ रही है? ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। मैं सिर्फ आपको एक आध डेटा देता हूं राजीव जी, समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है फ्री अनाज, और उसके अलावा तमाम जो लाडली बहना योजना, वृद्धावस्था पेंशन, तमाम और तरीके से कैश ट्रांसफर हो रहे हैं, किसानों को कैश ट्रांसफर हो रहे हैं। तो क्या ये भारत के बहुत बड़े पॉपुलेशन को गरीबी से ऊपर उठा रहा है? अब मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा देता हूं जी। गरीबी का जो पैमाना है दुनिया भर का, वो है $5.5 पर डे से नीचे अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा, यानी लगभग ₹450 प्रतिदिन। भारत में इस वक्त 80% लोग हैं, 81%, लगभग 82% लोग हैं जो $5.5 यानी ₹450 प्रतिदिन से कम कमाते हैं आज भी। अब इसमें एक और आंकड़ा देता हूं आपको मजेदार। 2019 में 80% लोग थे जो गरीबी सीमा रेखा, जो ग्लोबल इंडेक्स है उसके हिसाब से आते थे, यानी ₹450 प्रतिदिन के भी नीचे जो लोग कमा रहे, 80% लोग थे। कैश ट्रांसफर तब भी हो रहे थे, मुफ्त अनाज तब भी मिल रहा था। अगले साल वो 83% हो गया। तो ये बढ़ कैसे रहा है? गरीबी की सीमा रेखा में जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रहा है, कुपोषण में कमी आ रही है, कमी नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो आप बांट रहे हो, ये जनरल पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे नहीं बढ़ा रहा है। और दूसरा इसका असर क्या हो रहा है, जो आपने चर्चा की, कि आप स्टडी करें कि ये जो जिन लोगों को ये मिल रहा है, उस पॉपुलेशन का मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना बढ़ रहा है। जो आप कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना बढ़ रहा है, कितना इसने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्री बीज जरूरी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 सरकारों को निर्देश देता है कि आप वेलफेयर स्टेप उठाएंगे, और लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी लिंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मनरेगा है, मनरेगा क्या करता है, एकदम से आपकी जो वर्क फोर्स उसको बढ़ाता है, वो मार्केट में पैसा भेजता है, वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनते हैं तो वो जीडीपी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता है। तो प्रोडक्टिविटी लिंक अगर है, अगर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं आप कि आप लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो आपको इतना वजीफा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तब तो उसका कोई बेनिफिट होगा। दूसरा इसका नुकसान क्या हो रहा है कि वोट मिल गए आपको, रेवड़ी बांट के, फ्री बीज बांट के, लेकिन वोट मिलने के बाद आप जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, स्कूल, एजुकेशन, आप देखिए इस बजट को देख लीजिए, सब जगह पैसे में कटौती की गई है। मनरेगा में पैसे कटौती की गई है, हेल्थ केयर में बजट में पैसे की कमी की गई है, एजुकेशन में पैसे की कमी की गई है जी। तो यानी आप पॉपुलेशन का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को लिफ्ट करने के हिमायती नहीं है, आप लोगों को पैसा देकर वोट खरीद रहे हैं। इस पर डिबेट होनी चाहिए,
और डेटा आधारित, स्टडी आधारित डिबेट होनी चाहिए कि क्या ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो ये फ्री बीज बांटे जा रहे हैं, ये राशन फ्री का बांटा जा रहा है, इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या असर पड़ रहा है, क्या उसका प्रिफरेंस कम हो गया है, क्या उसमें चोरी कम हो गई है, कितना % कम हुई है, क्या उसकी लीकेजेस कम हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, इस पर कोई स्टडी नहीं हो रही है। ये स्टडी प्लानिंग कमीशन करता था जी, अब प्लानिंग कमीशन है नहीं, नीति आयोग है। नीति आयोग क्या करता है वही लोग जाने, लेकिन प्लानिंग कमीशन ऐसी स्टडीज करता था। यहाँ सब सीनियर पत्रकार बैठे जानते हैं सब कि प्लानिंग कमीशन में बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती थी। ऐसी स्टडीज होनी चाहिए कि जब गवई साहब ने ये कहा तो गवई साहब भी किसी स्टडी के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने खुद कहा ऑब्जर्वेशन के समय कि मैं व्यक्तिगत आधार पर बोल रहा हूं। व्यक्तिगत आधार कुछ नहीं होता है। जब तक उनको ये करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को अब कि अब इसमें आप नीति आयोग को या किसी और संस्था को, नेशनल फैमिली सर्वे को आप एक आदेश दें कि आप 6 महीने के अंदर एक स्टडी करके लाओ कि इसका स्कूल एनरोलमेंट में, पब्लिक हेल्थ में, पीडीएस सिस्टम में, लीकेजेस में, किस किस चीज में इसका जो है कंट्रीब्यूशन कितना है। बिल्कुल, और इसका राजनीतिक इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राजनीतिक इस्तेमाल जो है मेनली यही है, दिक्कत यहीं पे है कि राजनीतिक इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप सीधे सीधे चुनाव से पहले घोषणा करते हैं और उसके इर्द गिर्द आप 6 महीने से लग जाते हैं उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं और वहां ऐसी घोषणाओं को करने की कोशिश करते हैं। और खासकर अब सबसे सॉफ्ट टारगेट में आप महिलाओं को रख रहे हैं। हर जगह देखिए लाडली बहन योजना से, क्या पंकज चतुर्वेदी जी बिल्कुल सही कह रहा हूं? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और उससे धीरे 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 उसको आगे किस ढंग से बढ़ाया गया। महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप उधर झारखंड में देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, आप दूसरे हर राज्य में, दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में भी जो प्रेम कुमार जी बता रहे थे। तो ये जो है आप उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को हो, युवाओं को हो, बुजुर्गों का हो, जो भी है आप कीजिए। तो पब्लिक वेलफेयर स्कीम की बात जो कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, बिल्कुल सही, आप लेके आइए, लेकिन कम से कम कहीं लेखा जोखा तो होना चाहिए। आपने कितने लोगों को अपलिफ्ट किया ये पूछा तो जाएगा, या सिर्फ खर्च करते जाएंगे? और अब अगर यह आदेश आ जाता है, सपोज पंकज जी यह आदेश आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बंद करो ये सब, तब क्या? देखिए, मुझे ये एक ओरल ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं लगता है कि आदेश बन पाएगा। एक चीज आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की मैं आपको घटना बताऊं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए 1 साल हो रहे हैं। वहां पर चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि अब लाडली बहनों को 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी भी 1,250 मिल रहे हैं। उस पोजीशन में कि मध्य प्रदेश का जो कर्ज है सरकार का, वो उनका जो सालाना बजट है उससे ऊपर हो गया। 30,000 करोड़ से अधिक का उनके ऊपर कर्ज है इस सब। और अभी उसके कारण वहां पर बहुत सारी योजनाएं, जैसे विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, कई ऐसी योजनाएं जिन पर उसका असर पड़ रहा है। अब आपको बताऊं कि खासतौर अन्न की मैं बात करूं, अन्न अकेले एक राजनीतिक हथियार नहीं है, ये राजनीतिक दलों की कमाई का जरिया है। बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊं, जिस नवंबर में नरेंद्र मोदी जी फ्रीबीज की बात कर रहे थे, उसी नवंबर में एक इंडियन थिंक टैंक है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन, ICRIER, उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर मीडिया चुप रहा। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस देश में जो मुफ्त में अनाज बट रहा है उसका 28% अनाज बेनिफिशियरीज तक जा ही नहीं रहा है, और उसका जो भ्रष्टाचार है वो 69,000 करोड़ रुपए का है। और इस बेनिफिशरीज को अनाज ना पहुंचने का जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वहां पर 33% लोगों को अनाज नहीं पहुंच रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको ध्यान होगा शायद 2002 से 2009 तक 75 जिलों में PDF का अनाज
ट्रेनों में लदकर अफ्रीका से लेकर और बांग्लादेश तक गया। वो 30,000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार था, उस पर हाई कोर्ट में रिट लगी। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास में इतनी मशीनरी नहीं है कि हम इतनी लोग जांच कर सकें, क्योंकि इसमें न जाने कितने हजार मुकदमे कायम होंगे, 150 से ज्यादा कलेक्टर उसमें गिरफ्तार होंगे। तो वो जो भ्रष्टाचार था 30,000 करोड़ रुपए का, अब ये 69,000 करोड़ रुपीस पर ईयर केवल ये कहां जाता है पैसा। ये आंकड़ा है, ये एक बड़े ग्रुप ने किया है, ICRIER बड़ा ग्रुप है, उसके रिसर्च के ऊपर कोई भी दल, किसी ने भी, सब लोगों ने चुप्पी साध रखी। और देखिए हो क्या रहा है, हम लोग वर्क फोर्स नहीं तैयार कर रहे। अभी ऐसे प्रशांत जी बता रहे, लगातार तीसरे साल हम लोगों ने मनरेगा का बजट को कम किया। मनरेगा एक ऐसी योजना थी, उसके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत लूज पोल हो, लेकिन उसके बावजूद रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में उसका जो पैसा है छोटे दुकानदारों और बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग के लोगों तक जा रहा था, उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी। अभी बुंदेलखंड में छतरपुर टीकमगढ़ जिले के कई गांव 100% खाली हो गए, क्योंकि वहां पर मनरेगा का पैसा पहुंचा नहीं। लोग अब पलायन कर रहे हैं वहां से रोजगार के लिए, क्योंकि इस बार पानी का संकट भी है। तो ये अकेले जो फ्रीबीज की जो बात चल रही है, फ्रीबीज हर समय आदमी को एक जड़ बना रही है। मैं बस्तर का आपको उदाहरण बताऊं, बस्तर में जगदलपुर शहर में आपको लेबर नहीं मिलेगी, जबकि आदिवासी इतना मेहनती होता था, वो 20 किलोमीटर दूर से लकड़ी काट के लाता था, 25 किलोमीटर दूर से अंडे लेके आता था, शहर में बेचता था। लेकिन अब उसे 35 किलो अनाज, एक गाय, ट्रांजिस्टर, साइकिल, महुआ लहान और कुछ पैसा भी मिल रहा है, और वो अनाज में से आधा हिस्सा बेच देता है, उसकी वो ठेके से शराब पीता है। वो भी नहीं कि अपनी शराब बनाए। अब वहां पर क्या है कि जितने भी आबकारी के ठेकेदार है, उनका इंटरेस्ट चाहिए कि ये सब योजनाएं चलती रहे, आदमी निकम्मा आराम से बैठा रहे। क्योंकि देखिए, भारत की जो ताकत है वो मशीन नहीं है, भारत की ताकत ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन का मतलब अकेले आप सर्विस सेक्टर या टेक्निकल सेक्टर नहीं, हम जितनी हमारी वर्कफोर्स है उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास चाइना, ताइवान के सामने उदाहरण है, वो लोग कपड़ा खरीदते हैं, हजारों लोगों को बिठाते हैं, शर्ट बनाओ, पैंट बनाओ, भारत श्री के बाजार में, थर्ड वर्ल्ड के बाजार में वो सस्ते में बेच देते हैं। उनको उसमें जरूर घाटा लगता है, लेकिन एक तो उनको फॉरेन करेंसी आती, दूसरा जो उनका वर्क फोर्स है वो 100% व्यस्त रहता है। हम लोग अपने वर्क फोर्स को व्यस्त नहीं कर रहे। हुआ ये है, आपको बताओ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी 5 साल से ज्यादा सत्ता में रही, उन्होंने हर जगह भजन मंडली, खेल मंडली, 100 मीटर लंबी चुनरी निकालना, सब त्योहार मनाना, गणपति मनाना, ये मनाना, ये सब करके एक पूरी निकम्मों की फौज तैयार कर दिए, जो शहर के अंदर केवल जिसको कहते हैं लंपेन ग्रुप है, उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, समाज से कोई वास्ता नहीं है, वो केवल छोटे छोटे इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अनाज इधर का उधर कर दिया, कहीं पे छोटी मोटी ठेकेदारी कर ली, और इस सब का कारण है कि उनको कहीं ना कहीं से इस जरियों से पैसा मिल रहा है। आप सोचिए कि एक राज्य का बजट से ज्यादा उसका उधार है, उसकी योजनाएं नहीं चल रही है। और ये अकेले मध्य प्रदेश नहीं, ये हर राज्य की स्थिति है। और आप देख लीजिए, जो ये प्रेम जी कह रहे थे, मुझको इसमें बहुत कुछ बल मिल रहा है कि अब ये फंसे मिल रहे हैं, क्योंकि बजट कहां से बढ़ाएंगे। सेंट्रल बजट में आप देख लीजिए, स्टेट्स की राज्यों को मिलने वाले इन मदों के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इसका एक ही तरीका बचता है कि कोई जुडिशरी से कोई गाइडलाइन ले ली जाए और उसके बाद में इसको रोक दिया जाए। बोला भाई हम तो चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुडिशरी से क्या वो ऑर्डर पास होने वाला है, और सबसे बड़ी चीज है कि क्या फ्रीबीज, रेवड़ियां, मुफ्त के जो रकम हो, अनाज हो या कुछ और हो, ये सब अगर रोक दिए जाएं तो पब्लिक वेलफेयर के नाम पर क्या होगा। और दूसरी चीज, सियासत कैसे चमकेगी। दो अलग अलग चीजें हैं। आर्टिकल 15
और उसके अलावा यानी भारत का जो संविधान है वो जो कहता है, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको रोजी रोटी रोजगार की बात करती हैं, और ये संविधान भी कहता है। क्या यहां पर जो बातें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से जो कहा जा रहा है वो इस पर प्रहार है या उस पर प्रहार है जो घोषणा पत्रों में कहा जाता है? इन सबको भी समझने की जरूरत। सुनील शुक्ला जी, कि इसको कैसे देखते हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कितनी है, कितनी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार घेरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो हिम्मत हो सकता है हम में, आप में, हम लोगों में नहीं आ पा रही है जो हिम्मत वहां से आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जो हिम्मत आनी चाहिए, ताकि हम लोग भी उस हिसाब से खुल के इसकी आलोचना कर पाए। जम के आलोचना होनी चाहिए। चाहे इलेक्शन कमीशन की बात हो, अभी इलेक्शन कमीशन में एक 19 तारीख को, इसी 19 फरवरी को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो याचिका लगी है उस पर भी सुनवाई होनी है। इसी महीने 19 तारीख को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जैसे सीजेआई को हटाया गया है, तो ये देखिए, फ्री बीज की बात हो, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो, जिस पे कल हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली है, ये सब ऐसे मसले हैं जो हमसे, आपसे, देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं हम आप प्रभावित होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में हम लोग सोचते हैं? और अगर उस दिशा में गया तो फिर देश की राजनीतिक सियासत किस दिशा में जाते हुए आप देखेंगे? धन्यवाद राजीव जी। फ्री बीज की बात, चाहे चुनाव में अनियमितताओं की बात, चाहे चुनाव के पारदर्शी न होने की बात, चाहे निर्वाचन आयोग की गतिविधियों को लेकर के कितने मामले सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की उनको अपने आदेश में कितना शामिल किया। इस सुप्रीम कोर्ट, आप किसी घटना को आप ले लीजिए, आखिर और सरकार की जहां तक आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी कितना मानेगी। जो सरकार निर्वाचन आयोग को अपने मुट्ठी में करना चाहती हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव की शुचिता को, उसकी शास्त्रीयता को बनाए के रखने के लिए कोई प्रतिबद्धता उसके अंदर हो सकती है क्या? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक निर्वाचन आयोग को स्वीकार करने के लिए जो सरकार न हो, क्यों आपको निर्वाचन आयुक्तों के लिए, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनने वाले कॉलेजियम में सरकार का प्रभुत्व चाहिए? क्यों नहीं सरकार कहती है कि ऐसा कॉलेजियम बनाया जाएगा जिसमें सरकार का कोई व्यक्ति नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय जिसको चाहे उसको नियुक्त कर दे जी। एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार केवल का प्रतिनिधित्व हो, निर्णायक इस भूमिका उसकी न हो। अगर आप एक पारदर्शी सरकार, अगर निर्वाचन चाहते हैं, अगर आप निर्वाचन में की प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं, चुनाव में जिस सुधार की बात की जाती रही है उसको आप लागू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले, तो कहीं से नहीं दिखाई पड़ता। जब निर्वाचन आयोग पे जो उठने वाले सवाल हैं, जिन सवालों के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होना चाहिए, वो निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता बन जाती है। जो आरोप निर्वाचन आयोग के ऊपर लग रहे हैं, निर्वाचन आयोग उसका जवाब दे। निर्वाचन आयोग के पहले भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है उन चीजों का सफाई देने के लिए। फ्री बीज को लेकर के किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में जो लोग अशक्त हैं, साधनहीन हैं, उनके सामने तमाम तरह की समस्याएं हैं, अपने नागरिकों के हितों की चिंता करना किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है, और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा भी गया है। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि उनके आड़ में केवल आप एक एजेंडा लागू करते जाइए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने कार्यक्रमों की घोषणा करते जाइए लोक कल्याण के नाम पर। हर दौर में इस देश में जब सूखा पड़ा, बाढ़ आई, रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए, सरकारों ने तमाम तरह की योजनाएं चालू की। हम बहुत अपने बचपन में देखा था कि इसी कांग्रेस की सरकार में काम के बदले अनाज शुरू हुआ था। पिछले दिनों के यूपीए सरकार में भी स्वच्छता के कार्यक्रम, ये इंदिरा गांधी आवास योजना, कितने कार्यक्रम चले। लेकिन सवाल यह था कि आपका कार्यक्रम चलाने का तरीका क्या है, इस सरकार का कार्यक्रम चलाने का तरीका क्या है। चुनाव के ऐन मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना लागू कर दिया,
और एडवांस किसने जमा कर दी, यह तो लोक कल्याण नहीं हुआ। इसमें तो तत्काल रोक लगनी चाहिए थी। अगर आप लाड़की बहना योजना के तहत उपयुक्त लोगों को, महिलाओं को आप कोई आर्थिक सहायता देना चाहते थे, तो जब उसका समय आएगा तब देंगे ना, कि 4 महीने का एडवांस, मतलब महीना भी आएगा, आपकी सरकार रहेगी चाहे नहीं रहेगी, उसको आप दे देंगे। और आप इसके लिए, इसको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसको रोकने के लिए कोई वैधानिक कार्रवाई भी नहीं होगी। इस नियत के साथ अगर आप फ्री बीज बांटते हैं, वो तो कहीं से उचित नहीं है। और फ्री बीज कहीं से भी किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं करता जी। ऐसा कोई भी पैसा जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित न करता हो और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान न होता हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपए की, 500 रुपए महीने में कौन सा किसान क्या कर लेगा? इस रुपए से तो जितना आप सम्मान निधि का हल्ला करते हैं, उसमें तो कृषि जगत में तो क्रांति हो जानी चाहिए थी। फिर अगर वो अपने सम्मान निधि से संतुष्ट किसान है, तो फिर वो क्यों मांग रहा है कि एमएसपी हमको कानूनी दर्जा दीजिए? उसको लगता है कि किसान सम्मान निधि उसके मतलब की चीज नहीं है, उससे उसके जीवन में कोई सुधार होने वाला नहीं है। कृषि के लिए किसी के उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं, उसका भी वो उस पैसे से खरीदारी नहीं कर सकता, उसे उपयोग नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका हो गया है गवर्नेंस का, कि गवर्नेंस के नाम पर केवल मुफ्त में चीजें बांट दो। अगर आपके पास सरकार है तो आप बांटते रहिए और उसके नाम पर आप वोट ले लीजिए, और बाकी चीजों पे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। इस लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, किसानों को पैसा की आमदनी कैसे बढ़ेगी, बाजार में मांग कैसे बढ़ेगी, जीवन के जो अन्य पक्ष कैसे प्रभावित होंगे, ये कहां सरकार की चिंता है? सर्वोच्च न्यायालय जो बात कह रहा है, उसको जो बात करने के बजाय अगर कोई निश्चित आदेश करे, वो आदेश तो हो नहीं रहा। कब किसी मसले पर कोई आदेश नहीं हुआ। अगर वो आदेश करे और अगर आप बात करें तो बड़ी बहस लंबी जाएगी। यही राजनीतिक दल कहने लगे कि किसी भी राजनीतिक दल को उसके चुनावी घोषणाओं से आप कैसे रोक सकते हैं। लेकिन सवाल है कि चुनावी घोषणाओं में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? क्या अपने चुनावी घोषणाओं को लागू करने की कानूनी बाध्यता राजनीतिक दलों के पास नहीं होनी चाहिए। जो चाहेगा आप वही अनाउंस कर देंगे आप, जिससे आपको तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही घोषणाओं पर तो प्रतिबंध लगना ही लगनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में सुधार की बात करने वाले लोग लगातार इसकी मांग करते चले आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन में कोई भी राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र है उसको बाध्यकारी बनाया जाए। कहां इससे बात कौन राजनीतिक दल इससे बात करने के लिए तैयार है? कौन सा राजनीतिक दल इसमें कौन सी प्रतिक्रिया दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में माहिर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम इस तरह के घोषणाओं को लेकर के उसके खिलाफ होते थे, और आपने खुद भी प्रधानमंत्री जी के 2 भाषण सुनवाए, और आप हर चीज देने के लिए तैयार है। हर चीज, जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया, हर चीज भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर जायज है। सरकार में रहते हुए अगर अपने राज्य में कांग्रेस घोषित कर दे तो फ्री बीज है, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार घोषित कर दे तो लोक कल्याण है जी। हमारा और तुम्हारा जो फ्री बीज का अंतर का जो बहस है, इससे तो आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं आप। और एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप लोगों को मुफ्त में चीजें उपलब्ध कराते रहेंगे तो श्रम करने की किसी को क्या आवश्यकता है? आप निश्चित रूप से दीजिए। आप सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर देश में सूखा पड़ जाए तो कहां से लोग अपना उनके खाने पीने की जरूरतें कौन पूरी करेगा? सरकार करेगी। लेकिन इसकी आड़ में केवल एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो जाए कि आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार मुफ्त में चीजें उपलब्ध कराती रहेगी जी। और उसका कोई सर्वेक्षण नहीं। वह योजना कितनी लागू हो रही है, नहीं लागू हो रही है, जरूरतमंदों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, कितना दुरुपयोग है, कितना सदुपयोग है, इसमें कोई बात नहीं। एक तरफ 85 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में भोजन देंगे और दूसरी तरफ दावा करेंगे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे दुनिया की। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। जिस देश की आधे से अधिक जनसंख्या अपने बूते अपनी जीविका नहीं चला सकती अपने मेहनत के बल पर, वह उस देश की अर्थव्यवस्था तीसरी हो जाए चाहे पहली हो जाए, क्या मतलब है उसका? अगर बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था से उस देश का नागरिक लाभान्वित नहीं हो रहा है तो इस दावे क्या मतलब है? तो ये जो
मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली में कोई संशोधन कर लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो इस नैतिकता को भी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होती कि कोई कार्यक्रम चुनाव के मौके पर क्यों लागू किए जाते हैं। जी, आप दिल्ली का चुनाव देखिए, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली में तमाम लोगों को केंद्र की सरकार ने लाखों लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या वादा किया था, घोषणा की थी। चुनाव के मौके पर कुछ हजार मकानों का उद्घाटन किया गया और ये प्रधानमंत्री जी ने किया। जिन चीजों को रोका जाना चाहिए था, निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वह इस तरह की घोषणाओं से, इस तरह के उद्घाटनों से राजनीतिक दलों को, सरकारों को रोके। कुछ नहीं करती वो। निर्वाचन आयोग पे तत्काल या हर चुनाव के मौके पर आरोप लगता रहा कि वो सत्तारूढ़ दल को फैसिलिटेट करती रही कि वो जितने घोषणाएं हैं, जितने उसके राजनीतिक कार्यक्रम है, वो पूरे हो जाए तब उस चुनाव की तिथियां घोषित करेंगी। निर्वाचन आयोग ने कभी इस पर सफाई नहीं दिया। आखिर जब ये सवाल उठे कि महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ घोषित क्यों नहीं किया जा सकता, निर्वाचन आयोग ने कौन सी सफाई दी? यह आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र की सरकार को तमाम अपने इस तरह के फ्री बीज घोषणा करने के मौके दिए गए, उस पर निर्वाचन आयोग ने कौन सफाई दी? इतनी नैतिकता तो आप निर्वाचन आयोग के बाध्यकारी नियमों के साथ साथ राजनीतिक दलों के समक्ष भी होना चाहिए कि राजनीतिक दल समझे कि हम किस तरह का उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि निर्वाचन की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल को ही पाल करेगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को दूषित करने की जिम्मेदारी अगर किसी को दी जानी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका आरोप लगना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है इसका इंतजार रहेगा। अभी तो ये टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को बार बार पूछ रहा है कि आप, और कह रहा है कि आप जो बांट रहे हैं मुफ्त में, उससे बेहतर है कि लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों के उत्थान की बात कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। उनके लिए आपके पास, सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उसके लिए, उन लोगों के लिए जो हाशिए पर हैं, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान है भाई साहब, वो बता दीजिए। सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, लेकिन क्या सरकार वो प्लान बताएगी? इलेक्शन कमीशन से भी यह पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले साल 2024 में कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो घोषणा होती है, इस पर क्या इलेक्शन कमीशन रोक लगाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था हाथ खड़े करके कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये पार्टियों का अधिकार क्षेत्र है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये तो हम लोग देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो ये कह सकता था कि माननीय मोदी जी, आप जो 1 तारीख को बजट लेके आ रहे हैं, इस बजट को 5 के बाद ले आइए। 1 साल 1 तारीख की जगह आप 6 तारीख को कर लीजिए, 7 तारीख को कर लीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो ऐसा किया नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उसको होने दिया। उसके बाद अखबारों में खूब विज्ञापन छपे, मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश हुई। 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यह कहा गया। अब आगे क्या होगा, कितने टैक्स देने होंगे, कितने नहीं देने होंगे, उस बिल का इंतजार है लोगों को। कल फिर है संसद का सेशन, कल से संसद सत्र, कल आज छुट्टी थी, कल है। अब कल देखते हैं वो बिल पेश होता है या नहीं होता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट यहां पर अगर लगाम लगाना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में लेकर जा चुके हैं पूर्व सीजेआई माननीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब? यह भी देखना होगा, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि अब सीजेआई साहब कहां लेके जाते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के बीच मुफ्त की रेवड़ियों से फायदा है या नुकसान? मुफ्त की रेवड़ियों से महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, इनको फायदा हो रहा है, इस समाज को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। अमलिंदु उपाध्याय जी, देखिए राजीव जी, सवाल यह है कि जो सरकार लागू करती है चीजों को, या जो राजनीतिक दल की घोषणा करता है, वो जब सत्ता में आता है तो उसका इन योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य क्या होता है? क्या वोट कमाना उद्देश्य है? तो जाहिर सी बात है कि योजना वोट कमाने के लिए होंगी तो उसके नुकसान होंगे।
लेकिन अगर वास्तव में समाज का उत्थान और समाज के एक तबके को ऊपर उठाकर लेकर आना यदि ये उद्देश्य है तो उसमें सफल भी हो सकता है। लग्जमबर्ग राजीव जी दुनिया के सबसे अमीर देशों में है और 2020 से वहां सभी तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, रेल बस सब कुछ देश के अंदर। देश के आप बाहर जाएंगे तब आपको देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप देश के अंदर कहीं यात्रा करते हैं तो आपके लिए सब कुछ फ्री है। तो ये है कि आप किस उद्देश्य से इसको लागू कर रहे हैं। चूंकि वहां 6 लाख की आबादी है, 4 लाख गाड़ियां थी, सड़कों पर जाम लगा करता था, तो उसके लिए रास्ता निकाला गया, वहां कामयाब हुआ। अब लोग निकलते हैं आराम से गाड़ियां छोड़ के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यही है कि सरकार अगर इसको लागू करना चाहती है और ये कर देती है तो उसका उद्देश्य क्या है। अब जैसा कि वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसको लागू करने का उद्देश्य क्या था। लागू करने का उद्देश्य यही था कि जब भुखमरी से खबरें आती थी, साहब भुखमरी से मौतें हो गई हैं, तो उसको रोकने के लिए कि ये व्यक्ति का अधिकार हो कि उसे भूख से जान ना देनी पड़े, इसलिए वो लेकर आया गया था। और उसी के तहत सरकार जो थी बाध्य हुई कि कोरोना काल में जब लोगों का रोजगार छिन चुका है, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी जा चुकी है, हाथ में पैसा नहीं है, अस्पताल जाने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे में अगर इस तरह की खबरें आने लग जाएंगी तो फिर क्या देश का हाल होगा। यानी कि स्थिति जो कोरोना से मरने वालों की है उससे ज्यादा संख्या भुखमरी से मरने वालों की हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने बिना कुछ सोचे समझे लॉकडाउन अचानक लागू कर दिया था और फिर लगातार वो बढ़ता रहा। तो उससे उस समय वो एक आवश्यकता थी। अगर वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम नहीं होता तो ये सरकार किसी हाल में लागू नहीं करती, उसको 5 किलो अनाज की घोषणा नहीं करती, भले ही उसको आगे बढ़ाया जाना है। अब उससे लगा ये सरकार कोई खासतौर से भारतीय जनता पार्टियों की ये शायद हमारे लिए एक राजनीतिक वोट कमाने का एक ये यंत्र मिल गया है और इससे हम ऐसा कर सकते हैं। और जैसा कि तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने, अखबारों ने, मीडिया ने सबने कहा कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाभार्थी वर्ग से बड़ा फायदा हुआ। तो ये लाभार्थी वर्ग जो शब्द निकाला गया, ये जो था वो इसने नुकसान किया है। अब जहां तक सवाल ये है कि जस्टिस गवई साहब ने और जिस तरीके से इस पर टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, राजीव जी, एक तो ये मौखिक टिप्पणियां, मुझे लगता है कि जज साहिबान को मौखिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जो भी उनको कहना है वो लिखित में आदेश दें। क्योंकि मौखिक टिप्पणी तो हमारे चंद्रचूड़ साहब भी कर रहे थे धर्मस्थल विधेयक को लेकर, और उसके नतीजे हम लोग देख रहे हैं कि क्या नतीजे आ रहे हैं। तो जो भी कहना है जज साहिबान को आप अपने आदेश में कहिए। आप जज मतलब कुर्सी पर, सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठकर आप कुछ भी भाषण दे दें, और वो भाषण आपका जो निचली अदालतें वाले इतनी नजीर और उसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। तो आपको जो भी कहना है आप लिखित में कहिए, अपने आदेश में कहिए। आपको अगर सरकार को कोई आदेश देना है तो सरकार को आदेश दीजिए। उसके बाद फिर ये कि बहुत सी सीमा रेखा होती है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमा रेखा है, राजनीतिक दलों की अपनी सीमा रेखा है, संसद की अपनी एक सीमा रेखा है। तो बहुत सी चीजें वो तय करती हैं, संविधान भी तय करता है कि एक नागरिक का अधिकार क्या है। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य है तो लोक कल्याणकारी राज्य है तो लोक कल्याणकारी नीतियां भी होंगी। अगर आप ये कहने लग जाए तो आप सबको स्वास्थ्य फ्री में दे देंगे तो हर कोई जो बीमार पड़ने लग जाएगा, तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि अगर सबको फ्री में इलाज मिलने लग जाएगा तो हर कोई बीमार पड़ना शुरू कर देगा, कोई शौक से बीमार पड़ेगा। तो ये तर्क नहीं है, ये आपकी निजी भावनाएं हो सकती हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको तय करना पड़ेगा कि फ्रीबीज क्या है। फिर दूसरा ये कि जैसे प्रशांत जी ने भी कहा, डाटा क्या है, किस डाटा के आधार पर। जब ये डाटा ले सरकार है, सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है कि कितने लोग गरीब है कितना नहीं। अब उस दिन सोनिया गांधी ने राज्य की राज्यसभा में मसला उठाया कि जनगणना नहीं हो रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर आप 5 करोड़ राशन दे रहे हैं, लगभग 10 करोड़ लोगों के राशन नहीं बने हैं जो जनगणना ना होने की वजह से वो सीमा में आ नहीं पा रहे, उनको नहीं मिल पा रही ये सुविधा, जबकि मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स है। तो केवल एक आपका भावना मन में आई तो उससे काम नहीं चलने वाला है। सरकार की बदनीयती, राजनीतिक दलों की बदनीयती बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उस बदनीयती के साथ साथ क्या राज्य जो है वो अपनी कल्याणकारी भूमिका से हट तो नहीं रहा है। इसके जरिए आप इस पे प्रहार करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सरकार के लिए रास्ता खोलने जा रहे हो कि वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका से हट जाए और कर्जे माफ हो तो सिर्फ प्रधानमंत्री के मित्रों के माफ हो या पूंजीपतियों के माफ हो, गरीबों के माफ नहीं। तो बहुत सारी ये मतलब एक लंबी बहस का मसला है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आदेश से या किसी जज साहब के मन में कुछ आ गया उनके कह देने से हल होने वाली चीज नहीं है। राजनीतिक दलों की मक्कारियों पर निश्चित तौर पर लगाम लगनी चाहिए और उनको चुनाव का हथियार बनाए जाने से रोका जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। उससे पहले डाटा जरूरी है कि देश के अंदर कितने गरीब हैं, किनको अनाज की आवश्यकता है और किनको नहीं मिल रही है।
जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सारे डाटा की जरूरत है, किसको इससे बेनिफिट मिल रहा है, फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, पार्टियों को कितना नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि यहां सियासत भी उसी के साथ भरपूर सियासत करने की कोशिश होती है। तो एक तरफ फ्रीबीज पर जो टिप्पणी है इधर सुप्रीम कोर्ट की, चाहे उसको लेकर नरेंद्र मोदी भाषण कुछ भी दें, लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं जनता के बीच तो खुद को गरीब का बेटा, आप सुन ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, गरीब का बेटा कहते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात को मेरे से बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेम कुमार जी, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी, उसका जिक्र करना यहां जरूरी है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। यह दिल्ली चुनाव के बाद, आप सबसे जरा इस चर्चा को आगे लेके जाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद सियासी तौर पे बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ यह भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली का चुनाव भी उसी दिशा में गया है जिस दिशा में जैसे बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव लड़ी थी, यह साफ साफ दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अपने संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव कांग्रेस करती हुई नजर आती है और यहां से इंडिया गठबंधन किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, दिखता है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद बिहार का चुनाव और बिहार के तुरंत बाद 5 राज्यों के और चुनाव होंगे, जिसमें सबसे बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का और असम का होगा। उस लिहाज से भी जरा कांग्रेस की चर्चा की जाए। क्या संगठन में जो फेर बदल हो रहा है, 2-4 नाम जो आ रहे हैं सामने, उतना काफी है? जी राजीव जी, देखिए, संगठन में जब तक मनोनयन संस्कार खत्म नहीं होगा, डेमोक्रेसी आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होगी। आप ए को बिठा लीजिए, बी को बिठा लीजिए, लेकिन बिठाने वाला कोई है ना, वो बिठाने वाला कितना डेमोक्रेटिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सिस्टम काम करता है। चुनाव होने चाहिए, जिला स्तर पर चुनाव होने चाहिए, वहां से नाम आने चाहिए। ऊपर से नाम आप किसी को बिठा दीजिए ना, वो जाति बदल देने से संगठन थोड़े बदल जाएगा, जाति बदल देने से जातियों में क्रांति थोड़ी आ जाएगी। तो ये जो सोच है ये बहुत सतही और अलग इसको हम नहीं मानते कि ये बदलाव वाली सोच है, उसी की टेंडेंसी है, वही चीज आगे बढ़ रहा है। अरे आज दुबे नहीं बैठेंगे, कोई मान लीजिए कोई और बैठेंगे, शुक्ला नहीं बैठेंगे, कोई और बैठेंगे, इससे थोड़े संगठन बदल जाएगा या पार्टी की सोच बदल। आपको अगर सोच बदलनी, पहले डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली आप पार्टी को कितना मजबूत बनाते हैं। पहले कांग्रेस में जिला स्तर पर चुनाव हुआ करते थे, जिला स्तर पर लड़ाई होती थी, मंडल स्तर पर लड़ाई होती थी, तो वो पार्टी उससे फिर निकलती थी। अब उस चीज को दूसरी पार्टियों ने तो अपना लिया, लेकिन कांग्रेस ने उस चीज को छोड़ दिया। अब दिल्ली में बैठ के मनोनीत कर देंगे किसी व्यक्ति को कि वो दलित है, इसलिए वो पूरे प्रदेश में वो दलित का चेहरा थोड़ा हो जाएंगे। दलित समाज उनको कैसे एक्सेप्ट करता है, दलित समाज कांग्रेस में कैसे जुड़ता है, या उसी तरीके से दूसरे समाज भी, ओबीसी और जो जिस वर्ग को पार्टी जोड़ना चाहती है उसके बीच कार्यक्रमों के जरिए पहुंचिए, अपने जिला में संगठन का विस्तार कीजिए, संगठन का चुनाव कराइए। आपकी एआईसीसी में सब मनोनीत लोग रहेंगे तो कैसे संगठन मजबूत होगा? नीचे से ऊपर तक बेसिक बात डेमोक्रेसी की अगर आप करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करके उदाहरण बनाइए। आप सत्ता में आप लोकतंत्र के विघटन के खिलाफ, उस लोकतंत्र के अपहरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप पार्टी के भीतर आपको किसने रोका है लोकतंत्र को मजबूत करने से? आप पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी को मजबूत करके उदाहरण बनिए, तो फिर आपको सत्ता भी मिलेगी, दूसरी चीजें भी मिलेगी। जहां तक संगठन का सवाल है तो मेरी राय तो यही है कि मनोनयन से ऊपर उठना पड़ेगा किसी भी पार्टी को। तब तो फिर जेपी नड्डा जी बीजेपी एक तरह से मनोनीति कर रहे हैं, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चल रहा है, वही चीजें सारी पार्टियों में भी चल रही है। तो हम इस हिसाब से यहाँ पर तो इतना ही बोलते हैं कि पार्टी को मनोनयन से ऊपर उठना होगा, डेमोक्रेटिक ढांचे को मजबूत करना होगा, संगठन में नीचे के स्तर पर बदलाव लाना होगा। उसके लिए लोकतंत्र से चिपके रहना बहुत जरूरी है।
लोकतंत्र से चिपके रहना बहुत जरूरी है, बात कह रहे हैं। जरा पंकज जी, क्या खबरें हैं आपके पास, जरा अंदर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जरा आपसे समझना चाहता हूं। और ये कांग्रेस की चर्चा अचानक मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद और उसमें भी इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ आने वाले समय में आप बदलते हुए देखेंगे, कांग्रेस के अंदर बदलते हुए हम ऑलरेडी उसकी शुरुआत कल से देख रहे हैं। फ्रीबीज की चर्चा तो होगी ही, लेकिन फ्रीबीज से ऊपर भी बहुत कुछ है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। पंकज जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ कांग्रेस के में क्या और सांगठनिक तौर पे और भी बदलाव देख रहे हैं, आने वाले समय में देखते हैं क्या? कांग्रेस से बात करने से पहले मैं एक सेकंड उस फ्रीबीज वाले मसले पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूं। तो जो गिरह है वो होमलेस लोगों को शेल्टर देने के मामले में है, और उसमें गवर्नर ने ये कहा है कि हम उन लोगों को मेन स्ट्रीम में समाज में शामिल करें, इसके लिए जरूरी है कि हम उनको रोजगार दें। और उन्होंने बोला चुनाव के पहले लाडली बहना सरी की योजनाएं देने से समाज खराब हो रहा है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लेबर नहीं मिल रहा है इन योजनाओं के कारण। ये थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मसला होमलेस लोगों का है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर फ्रीबीज के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं होगा। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट केवल जो हम मांग करते हैं उस पर ऑर्डर करता है, एक चीज, और दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है केवल उसकी व्याख्या करता है, वो अपनी ओर से कोई कानून नहीं बना सकता है, एक चीज। अब जहां तक कांग्रेस का बात रहा, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस में बदलाव की जो चर्चा है 1 महीने से चल रही थी। इंतजार था दिल्ली चुनाव को लेकर। कांग्रेस में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पे जो भी कंट्रोवर्सीज हुई, उसके बाद में कांग्रेस ने तय कर लिया था कि कांग्रेस में 2 ग्रुप स्पष्ट रूप से चल रहे हैं, एक एकला चलो वाला, और दूसरा है कि हमको विपक्ष के लोगों को साथ में लेकर चलना है। लेकिन अब राहुल गांधी का जो मुझको नजरिया समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि चाहे रास्ता चाहे जितना लंबा हो, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज यानी कि हम अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर ऐसी पार्टियों के साथ नहीं जुड़ेंगे जो पार्टियां इंडिया गठबंधन के लिए हर समय कंट्रोवर्सी खड़ी करती हैं, बड़ी पार्टी की बात को नहीं मानती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन बिग ब्रदर की भूमिका में ही आगे ले जाएगी, एक चीज। दूसरा, जहां तक संगठन का बात रहा, प्रियंका वाड्रा के जीतने के बाद में इसको रीस्ट्रक्चर का पेन एंड पेपर वर्क लगभग पूरा हो गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएं। सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरीज के तो भूमिकाओं को बदलना तय ही है। बहुत सारे युवा चेहरे सामने आएंगे, और खास तौर पर बिहार के लिए इस समय कांग्रेस बहुत ज्यादा मेहनत करने के मूड में है। पश्चिम बंगाल में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। शायद जैसी चर्चा है कि राहुल गांधी एक लंबी वहां पर पदयात्रा शुरू करें। यदि वहां पर पदयात्रा शुरू करते हैं तो एक कैडर जो कांग्रेस का घर बैठ जाए वो बाहर निकलेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जंगीपुर से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे प्रणव दा के बेटे, आज कांग्रेस में वापस आ गए। वो वहां के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है, और उस पोजीशन में कि वो टीएमसी को छोड़ के वापस आए। जबकि लोग कहते थे आमतौर पर राज्य में सत्ता में उसको छोड़कर कोई आना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से अभिजीत मुखर्जी वापिस आए हैं, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स बंगाल से लौट के आएंगे। बिहार में एक बहुत बड़ी मांग साफ साफ चल रही है कांग्रेस कैडर की कि हम वहां पर ताकत से चुनाव लड़े, और इस बार आरजेडी के सामने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। असम में पूरी तरीके से गोगोई लगे हुए हैं, वो परमानेंट वहां पर आंदोलनों के जरिए और मांगों के जरिए वो स्पष्ट रूप से हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का बड़े स्तर पर चेहरा बदलने वाला है। बहुत सारे जो मठाधीश बने बैठे हैं वो सब बदलने वाले हैं,
और ये विशुद्ध प्रियंका और राहुल की टीम होगी। और कोशिश ये की जा रही है कि दोनों टीम के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, जिससे कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकी टीम के बीच में खड़ा हो और शायद आने वाले 15 दिन में बहुत सारे राज्यों के प्रमुख जिनकी बकाया है वो चेंज हो। हरियाणा में चूंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है और हरियाणा में भी कह दिया गया है कि लोकल बॉडी इलेक्शन के तत्काल बाद विद इन 1 मंथ आप जिला स्तर पर कमेटियां गठित करें, अदरवाइज वहां पर शायद बदलाव संभव होगा। हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक और दिल्ली से लेकर बिहार तक बहुत कुछ है जो कांग्रेस के अंदर, और इसका असर देश की सियासत पर। कांग्रेस की चर्चा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन को घोषित या अघोषित तौर पर कांग्रेस ही लीड कर रही है, ये भी तय मानिए। अगर यहां दिल्ली का रिजल्ट कुछ और होता तो इंडिया गठबंधन में भी कुछ और आप देखते, शायद ऐसा ही होता। प्रशांत टंडन जी, देखिए, अगर हम बिहार की बात करें राजीव जी, तो बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा। बिहार में पहले से महागठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का। तो एक गठबंधन उनका आरजेडी का अपनी छोटी पार्टियों के साथ है, बाकी एक जो बड़ा गठबंधन है वो महागठबंधन है, वहां इंडिया गठबंधन नहीं है। दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन नहीं था। और मैं कहूंगा कि जो भी रिजल्ट रहा है कांग्रेस के लिए ये अच्छा है। वो चुनाव में अकेले लड़ी तो तब उनको वास्तविकता पता चलती है। लोकसभा में भी इनको मालूम पड़ गया था कि ये है, क्योंकि लोकसभा में इंडिया गठबंधन की मजबूरी थी। लेकिन अभी बिहार के पहले करना क्या है, दो बातें मैं कहूंगा कि बिहार पे फोकस, और आपका जो मूल सवाल है डिबेट का कि कांग्रेस को क्या करना है। देखिए, बीजेपी क्या करती है। बीजेपी सबसे पहला काम जो करती है कि वो लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करती है, एजेंसीज को लगाती है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला, लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करना। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां तोड़ी, ईडी लगाया, सरकार गिराई, लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब किया। तो ये बीजेपी की रणनीति है कि वो जिस इलेक्शन में जाती है उसके 6 महीने पहले वहां की लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करती है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा के। बिहार में भी कोई नया ऐसा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो बिहार में हम मान के चले कि वो लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ करेगी, एक बात। दूसरी बात, हरियाणा के चुनाव में काउंटिंग के 10 घंटे पहले वोट बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में। 37 लाख 38 लाख लोग वोट बढ़ गए। तो एक तो इलेक्टोरल डेटा वाला काम होता है, दूसरा तो नंबर 1 लेवल प्ले फील्ड, दूसरा काम इलेक्टोरल डेटा के साथ छेड़छाड़, और फिर तीसरा काम जो है वो नफरत का नैरेटिव। झारखंड में लेकर गए थे, नहीं चला, दिल्ली में लेकर आए, वो चल गया, महाराष्ट्र में लेकर चले, चल गया। थोड़ी सी दिक्कत जो अभी फ्री बीस भी डिस्कस हो रहा था पहले राउंड में जी, उसकी भी सही एनालिसिस नहीं होती है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव लाड़की बहना ने जिता दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव 37 लाख जो नए वोटर आए, जो अज्ञात वोटर है, उन्होंने जिता दिया? इसका एक तफसील इसकी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये बीजेपी की बेसिक रणनीति है। उसके बीच में मीडिया, उसके बीच में धर्म, उसके बीच में नफरत, सब चीजें नैरेटिव के स्तर पर है, लेकिन लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करती है बीजेपी की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है। इसको कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को समझना होगा, इसका काउंटर कैसे करें उनको पॉलिटिकली सोचना होगा। दूसरी बात की राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से और पिछले हाल के 2-2.5 वर्षों में तो बहुत ज्यादा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को वो सामाजिक न्याय की तरफ ले गए, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे ले गए।
और आप सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ले गए, आप 50% से ऊपर के आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं। तो पहली बात कि वो जो आपका प्रिंसिपल नैरेटिव है उसके अंदर आप आगे माइक्रो लेवल पे कम्युनिकेशन क्या डेवलप कर रहे हैं, वो लेवल 2 अब आना चाहिए। संविधान को खतरा, आरक्षण की लिमिट, 50% से ज्यादा जातिवाद जनगणना, ये इस्टेब्लिश हो गया। अब ये इस्टेब्लिश होने के बाद आपको इसका लेवल 2 आपको आना पड़ेगा। वो लेवल 2 क्या है कांग्रेस? देखिए, तीसरी बात कि आपको अपने संगठन का जो संरचना है वो अपने नैरेटिव के हिसाब से तय करनी पड़ेगी जी। जब आप ये कहते हो कि 90 सेक्रेटरी में इतने फलाने इतने इतने, तो वो फिर वो उंगली कांग्रेस की तरफ भी आती है कि भाई आप अपना तो बताओ। तो कांग्रेस को अपने प्रिंसिपल नैरेटिव जो है सामाजिक न्याय का, उसके हिसाब से पार्टी को कैलिब्रेट करना होगा। बाकी जो उनकी कम्युनिकेशन की चीजें वो हम लोग कई बार बात करते रहते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये चीजें हैं। जी राजेश, बिल्कुल, मुख्य तौर पे जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो फ्री बीज की बात हो या पॉलिटिकली और खासकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की बात है। जरा कांग्रेस पार्टी की तैयारियों और इंडिया गठबंधन की मजबूती और उसमें आने वाले समय में चुनाव, अभी इस साल तो एक ही चुनाव है, बिहार का चुनाव, लेकिन उसके बाद अगले साल 5 चुनाव फटाफट हैं, पहले ही खेप में, यानी शुरुआत में ही है। बिहार के चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस कुछ मजबूत होना चाह रही है, ये तो दिख रहा है सुनील जी, लेकिन यहां पर कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं उसका कितना असर कांग्रेस के ही साथी दलों पे यानी इंडिया गठबंधन पे पड़ते हुए आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई भी एक राजनीतिक दल अपने बूते नहीं कर सकता। संगठन की एक मिलीजुली ताकत हर राज्य में उसकी आवश्यकता है। अगर जिस तरीके का अतिरिक्त आत्मविश्वास अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, इस तरह का अतिरिक्त आत्मविश्वास किसी भी राज्य में इसी तरह के दुष्परिणाम लाएंगे। आज जरूरत यह है कि गैर भाजपा मतदाताओं के एक एक वोट की चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी से असहमत लोगों को विश्वास दिलाने की सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस है। कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता की जो बीजेपी की राजनीति है उसके खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी हुई। इस धारणा में विश्वास करने वाले लोग कांग्रेस को भी विश्वास के साथ देखते हैं। निश्चित रूप से कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बिहार भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां पे कि कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है, आरजेडी का बिहार में है, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव और भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट लोगों के कंसोलिडेट होने के लिए इस तरह के किसी भी गठबंधन में कांग्रेस की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। कांग्रेस की उपस्थिति के बगैर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं को तैयार किया हुआ है। उनकी संख्या 20% है, 25% है, 30% है, जो भी आप कर लीजिए। इस तरह के प्रतिबद्ध मतदाताओं, इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबद्ध मतदाता किसी भी दल के साथ नहीं। और जो फ्लोटिंग मतदाता है, जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता, उसको साथ लाने के लिए कांग्रेस की मौजूदगी आवश्यक है। कांग्रेस के साथ दिल्ली में तो कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलना चाहिए था। इस सबको पता था डे फर्स्ट से कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में कुछ ही महीने पहले स्थानीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। और ऐसा भी नहीं है, आप इस आधार पर भी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि आप बीजेपी की सरकार वहां बन गई। आम बीजेपी के खिलाफ जो पड़े हुए मत हैं या और जो उनके पक्ष में पड़े हुए मत हैं, ऐसा तो नहीं ना कि एक तरफा चुनाव हो गया हो। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारी है तो 2 सीट जीत पाई, चाहे 8 सीट जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत के साथ तो नहीं आई सत्ता में जी। लेकिन चूंकि सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मत, इनके में बहुत अंतर नहीं है, इसलिए विपक्षी मतदाताओं को साथ रखने के लिए आवश्यक है कि आप एक एक वोट की चिंता करें। और उस एक एक वोट की चिंता में एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता है।
बिहार में निश्चित रूप से बिहार में अकेले चुनाव आरजेडी लड़े, आरजेडी के को आगे करके आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आरजेडी ये सोचती हो कि वो कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखेगी और वो चुनाव लड़ लेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सफलता मिलेगी जिस सफलता की उम्मीद करना चाहती है। कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने महागठबंधन कितने शानदार तरीके से चल रहा है बिहार में। कांग्रेस उसमें शामिल है, सरकार में शामिल है, सरकार में शामिल थी जब महागठबंधन की सरकार बनी। और आरजेडी और कांग्रेस में स्थानीय स्तर पे कोई तरह का विरोध भी नहीं हुआ। अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी दलों में तोड़फोड़ करने में सफल रही जी। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे राज्य में कहां कांग्रेस को तोड़ पाई हो। जेडीयू में उसने तोड़फोड़ कर दिया, शिवसेना जैसी पार्टी में उसने तोड़फोड़ कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी में कितनी तोड़फोड़ हुई। कांग्रेस एक अपने जो भी उसका साथ ताकत रही हो उस ताकत के साथ लगी रही हो। सबसे बड़ी टूट हुई थी मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कितना प्रयास किया उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए, कौन सी सफलता मिली। कांग्रेस ने मतदाताओं को यह संदेश देने में कामयाब रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से असहमत है, वह इनके कार्यशैली से असहमत है, इनके राजनीतिक एजेंडे से असहमत है और उसके विकल्प के रूप में उसके सामने योजनाएं हैं। चाहे आर्थिक नीतियां हो और चाहे उद्योग को बढ़ावा देने वाला सवाल हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो। कांग्रेस इन राज्यों में खासतौर से, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वह अपने मुद्दे तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन विपक्षी दलों को कांग्रेस की आवश्यकता है। अगर वहां के ताकतवर जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, और इंडिया गठबंधन के समय भी यह बात कही गई थी कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण है उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आज भी कांग्रेस इसको स्वीकार करती है सरकार, और कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। आप यह आरोप तो कांग्रेस पे आप नहीं लगा सकते हैं ना कि कांग्रेस ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे इंडिया गठबंधन में दरार है। हरियाणा के चुनाव लड़ने चले गए थे आम आदमी पार्टी के लोग, कितना वोट था उनके पास। इंडिया गठबंधन बनने के पहले गोवा का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी ने कहा चुनाव नहीं लड़ने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, क्या कहती रही कि हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना राजनीतिक समर्थन के आधार को बढ़ाने का अधिकार है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी राजनीतिक चुनौती से लड़ रहे हैं और आप लोगों को नारा दे रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाओ, तो लोकतंत्र बचाने के लिए आम आदमी का आह्वान करेंगे और आप लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि हम अकेले सत्ता में चले आए, तो आम आदमी आप जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मतदाता कैसे आपकी बात विश्वास करेगा। जिस संघर्ष, जिस त्याग, जिस लड़ाई की उम्मीद आप आम आदमी से कर रहे हैं, उस एक राजनीतिक दल के रूप में उस भूमिका में तो आपको भी दिखना पड़ेगा। गठबंधन की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस को भी अपने गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, दलित वर्ग से अपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाकर के एक संदेश देने की कोशिश की है कि जिस सामाजिक न्याय के बाद, जिस सामाजिक सशक्तिकरण के बाद, सामाजिक रूप से उपेक्षित लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात कांग्रेस कर रही है, उसकी तरफ वो बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन एक संगठन की तो आवश्यकता है और वह संगठन एक दिन में नहीं खड़ा होता। उसके लिए लगातार एक जिस तरीके का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में कांग्रेस सफल रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस पॉलिटिकल नैरेटिव को नीचे तक, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है और इसके लिए कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा भी नहीं कि जिन राज्यों में जो राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, उन राज्यों में खासतौर से कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में रखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का मजबूत होना मैं कभी भी बीजेपी का कमजोर होना नहीं मानता रहा। भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक चुनौती देने का काम आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं किया, बल्कि उनकी बात को हमेशा बढ़ाती हुई दिखाई पड़ी। वो जय श्री राम बोल रहे थे, जय हनुमान बोल रहे थे। यही अरविंद केजरीवाल साहब हैं जो लोगों को तीर्थयात्रा भेजने के लिए लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे थे। जिस बहुसंख्यकवाद की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा, उस राजनीति से आम आदमी पार्टी दूर होती हुई कहां दिखाई पड़ी। और क्या विचारधारा के आधार पर बिना चुनौती दिए आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं क्या?
वही फ्री बीज का काम तो भी अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे थे। शिक्षा के लिए उन्होंने जो काम करना शुरू किया, प्राइमरी स्कूल से आगे कहां बढ़ पाए वो? 10 साल में जो बच्चे वहां प्राइमरी स्कूल में पढ़ के निकले वो आगे कक्षाओं में नहीं जाएंगे क्या? कहां चिंता की आपने? तो गवर्नेंस की बात आपने कहा की। खैर, तो विचारधारा के आधार पर आम आदमी पार्टी कोई बीजेपी को चुनौती देती नहीं नजर आई, और इंडिया दल समूह जिन विचारधारा के आधार पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर के, चाहे ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ, उस अभियान में तो आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका में नहीं देखता। खैर, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जिस विचारधारा को या जिस पॉलिटिकल नैरेटिव को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है, उस नैरेटिव के साथ मजबूती के साथ खड़े राजनीतिक दलों को भी अपने साथ पूरी विश्वसनीयता के साथ जुड़े रखने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस के ऊपर बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे यहां इंडिया गठबंधन, क्योंकि अब चर्चा होगी और खासकर जब ये चुनाव की तरफ ये देश बढ़ेगा, फिर देश नहीं बल्कि बिहार बढ़ेगा, तो फिर वहां गठबंधन महागठबंधन की बात तो होगी। अभी चल भी रही, बिहार में सब कुछ ठीक है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसके आगे बंगाल में क्या, ये बात लोग पूछेंगे। बंगाल में क्या ममता बनर्जी और जैसे यहां दिल्ली में हुआ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग, वैसे ही ये तो दिख रहा है। तो बिहार का असर वहां पड़ते हुए आप देखेंगे क्या, और उसमें कांग्रेस की रणनीतियां, तैयारियां? एक तो राजीव जी, मैं अभी देख रहा था कि एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है, चूंकि वो कट के वायरल हो रही है तो उसकी ज्यादा सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने अपने भी 37 सांसद जिताए और 7 कांग्रेस के भी जितवाए। ये एक छोटी सी वायरल हो रही है, इसका क्या तात्पर्य है कहने का, ये समझ में नहीं आया कि तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ये बात राहुल गांधी भी कह सकते हैं कि हमने अपने 7 जिताए और उसके साथ 37 उनके भी जितवाए, वैसा वर्षा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहे हैं ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी भी आकर अपने को कह रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसी में कुछ नहीं है राजीव जी। दिक्कत ये है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। दिल्ली के चुनाव में किस तरीके से घोषणाएं की गई इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा, वो एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। कांग्रेस को सब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको तब जाना चाहिए था, तो कांग्रेस सब जगह कहीं चुनाव नहीं लड़े, फिर अकेले घर में बैठ जाए। तो कल जैसा आपने कहा था कि इस गठबंधन में अकेले लालू प्रसाद यादव के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का मसला हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई का मसला हो। तो ये बात राजीव जी गठबंधन के मामले में भी जो है बहुत कुछ निर्भर करती है कि लालू प्रसाद यादव के अलावा अभी किसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि जब जिस राज्य के चुनाव आएंगे वहां कौन क्या करेगा। टीएमसी की तब से आ चुका है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, बहुत से राज्यों में जरूरत भी है अकेले चुनाव लड़ने की। अब अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ लेंगे तो हो गया काम, पश्चिम बंगाल में भी अगर मिलकर चुनाव लड़ लेंगे तो हो गया काम। तो बहुत सी जगहों पे जरूरत है कि अलग अलग भी चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जिन राज्यों में आवश्यकता है साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, वहां क्या सब खुले दिल के साथ इस पे विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण मसला है और उस पर विचार करना चाहिए। वहां फिर जो भी स्टेक होल्डर्स दल है उनको अपने निजी स्वार्थ जो है वो थोड़े किनारे रखने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये है कि आप सत्ता में आ जाएंगे तभी ना तो आप तय करेंगे कि किसके ज्यादा मंत्री बनेंगे, किसके कम मंत्री बनेंगे, ये तो तभी होगा ना। और अगर आप इसी सीटों के बंटवारे पे ही अगर आप लड़ते रहे कि किसके ज्यादा लड़ेंगे तो फिर लड़ लीजिए, फिर लड़के हो जाएगा काम। तो इसलिए किसी के ज्यादा लड़ने का सवाल नहीं, सवाल ये कि आप किस तरीके से गठबंधन करते हैं और कितने ज्यादा लोगों को जिता कर लेकर आते हैं। ठीक वही बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव जी कही थी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कि अरे भाई पहले हम 272 तो आ जाए तब हम तय कर लेंगे हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये समझदारी की बात चाहे वो कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय दल हो सबको निभानी पड़ेगी। और दूसरा, पर्दे के पीछे से खेल सबको बंद करने पड़ेंगे। ये कहना बंद करना पड़ेगा कि नाम आजादी के मसले पर किसी के साथ है, नाम जॉर्ज सोरोस के मसले पर किसी के साथ है। अगर कोई मसला है और अगर सबसे बड़ा दल उसको लेकर आगे बढ़ रहा है तो आपकी अगर उससे नाइतफाकियां हैं तो आप उसको उजागर मत कीजिए कि आपकी किस मसले पर क्या नाइतफाकियां हैं। आप किसी की शादी में जाइए, कोई किसी की शादी में जाने से किसी को नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर किसी की शादी में जाने का ये असर पड़ने लग जाए कि गठबंधन के ऊपर इस तरीके से वैचारिक आंच आने लग जाए तो वो फिर दिक्कतें पैदा होती है। तो ये बहुत सारी
प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं वो आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य यही है कि आपको किस तरीके से पावर में आना है, सत्ता में आना है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है उसकी काट आपके पास बूथ स्तर तक क्या है ये आपको तैयार करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल राजीव जी आ चुका है। महाराष्ट्र मॉडल ही दिल्ली में अपनाया गया है। वो बातें अलग की है कि साहब कांग्रेस नहीं लड़ती तो क्या होती, अगर मिलके भी लड़ती तब भी यही आता, मिलके अगर लड़ती तब भी ऐसे ही परिणाम आते, और हो सकता है और ज्यादा खराब आते मिलकर लड़ने पर, क्योंकि जो तैयारियां दूसरी तरफ की हैं उन तैयारियों को ध्यान देना है। जहां संजय राउत ने कहा कि वो जो 46 लाख वोटर है जो महाराष्ट्र में थे वो दिल्ली आ गए और दिल्ली से वो बिहार जाएंगे, बिहार से उत्तर प्रदेश आएंगे, तो वो आएंगे, तो इस पे आपकी क्या लड़ाई करनी है, तो इसकी तैयारियां अभी से करेंगे, वरना आप सीटों का बंटवारा करते रह जाएंगे। दूसरा, अपने वोटर जो है वो 46 लाख यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल और बंगाल से उत्तर प्रदेश लेके आता रहेगा और सरकारें बनाता रहेगा, और आप सीटों के बंटवारे पर ही लड़ते रह जाएंगे। तो असली काम ये करना है, सीटों के बंटवारे तो होते रहेंगे। राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। इस पर विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर बैठकर चिंतन मनन करके सोचना होगा। सिर्फ मीडिया में आके बात कर लेने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से, चाहे वो संजय राउत हों या राहुल गांधी हों या सुप्रिया सुले हों या इधर अखिलेश यादव हों, इन तमाम नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आप अगर कह रहे हैं, आप किसी न किसी क्लू के, आपके पास कुछ ना कुछ सोर्स तो है, तथ्य तो है, तभी तो आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने नए मतदाता कैसे जुड़ गए। और कुछ तो उसके उदाहरण भी आ रहे हैं, जैसे मेरठ में जो कुछ हुआ, न्यूज लॉन्ड्री ने उसकी तहकीकात की है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन सब में, कि कितने मतदाताओं के नाम काटे गए, कितने मतदाताओं के नाम जोड़े गए। न्यूज लॉन्ड्री के हिसाब से मेरठ चुनाव में, और वो उसमें भी अरुण गोविल को जिताने के लिए भाजपा के कैंडिडेट थे। अरुण गोविल रामजी हुआ करते थे किसी जमाने में सीरियल में। 61,365 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम जोड़े गए। ये 61,365 मतदाता मेरठ में, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, मेरठ में हटाए गए और 1 लाख से ज्यादा जोड़ दिए गए। कैसे जोड़ दिए गए? ये कौन है मतदाता जो आ गए 1 लाख, और कौन है जो 61,000 से ज्यादा मतदाता वहां से चले गए, शिफ्ट हो गए? तो यह समझना जरूरी है और इन चीजों पे काम करना होगा इन पार्टियों को, इन दलों को, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे इधर अरविंद केजरीवाल हो, अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ ही बने रहना चाहते हैं तो। और खासकर ये नॉर्थ साइड के नेताओं का नाम जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि खेल इधर ही है। बाकी अगर खेल उधर भी रहता, दक्षिण में भी, तो बल्ले बल्ले 400 पार हो जाते नरेंद्र मोदी। नहीं हो पाए ना, इसलिए जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहां ये जोड़ने घटाने का, मतदाताओं की सूची में जोड़ने घटाने का जो खेल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा यहां से कर लो, थोड़ा ईवीएम से कर लो और थोड़ा अपने साथियों से कर लो, बाकी तो पैसे बांट ही लो। सब कुछ चलता है तो चुनाव में सब कुछ जायज है। इसलिए यहां जरूरी है कि अभी से 6 महीने 7 महीने का वक्त है बिहार चुनाव में इन तमाम दलों को, खासकर इंडिया गठबंधन को, मजबूती के साथ इन पहलुओं पे, और यह तय मानिए कि जिस ढंग से महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया या करवाया गया, जिस ढंग से दिल्ली का चुनाव करवाया गया, उसी हिसाब से बिहार का चुनाव भी होगा। अगर नहीं चेते तो बिहार भी गया, और तब नीतीश बाबू भी कहीं नहीं रहेंगे, सिर्फ एक पार्टी रहेगी, भाजपा। यह भी तय मानिए, सिर्फ भाजपा रहेगी। और भाजपा ने बिहार में अभी तक अपने मुख्यमंत्री नहीं बनाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, और वहां के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। वो सपना पूरा हो जाएगा। हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे, एग्जिट पोल देते रहेंगे, खेल उधर से आ जाएगा। चलिए खैर, इस चर्चा को खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।